हेलो एवरीवन। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए पेपर के लिए, तो आज मैं 2019 का सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस क्या है? एक प्रोसेस है जो प्रोवाइड करना, सपोर्ट, एडवाइस करना इंडिविजुअल्स को ताकि वो डिसीजंस बना पाए अपने करियर के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। दे हैव कॉन्फिडेंस। और सेकेंडली वो लोग अपने लाइफ चैलेंजेस के साथ ईजिली कोप अप कर सकते हैं। लाइफ में कितना भी टफ सिचुएशन आए वो लोग डील कर सकते हैं उसके साथ ईजीली। वो लोग कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो लोग खुद का सेल्फ वर्थ और वैल्यू बहुत अच्छे से समझते हैं। दे हैव हाई सेल्फ इस्टीम। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हर एक इंसान को एक सिंगल पर्सन को फेस टू फेस इंटरव्यू लेना, प्लस साथ में हो सकता है कि बायस्ड भी हो सकता है ये प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मे बी आई डोंट लाइक दैट पर्सन, तो उसका जो भी बोलना होगा तो आई माइट नॉट लाइक इट एंड वो एक बायस्ड प्रोसेस हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, वोकेशनल गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। क्रिटिकली रिगार्ड करता है एक चॉइस कि वो ऑक्यूपेशन अपना क्या चूज़ करे, उसे अपना इंटरेस्ट, एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एक ऑक्यूपेशन के प्रति। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू ऑटिज़म। ऑटिज़म में क्या होता है? अब देखोगे बच्चे ना, इनको कम्युनिकेशन और लोगों के साथ इंटरैक्ट करने और सोशलाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये लोगों से ना हट के रहना चाहते हैं। इनको इंटरैक्शन करने से डर लगता है, बात करने से नए लोगों से डर लगता है, या आप बोल सकते हो ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सिक्स क्वेश्चन इज डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। देखिए, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आपके हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आप ये वाले टॉपिक्स तो बहुत ध्यान से ही पढ़कर जाइएगा। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्लाइंट सेंटर्ड है। इसमें क्या होता है? क्लाइंट अपना डिसीजन खुद लेता है। इसमें जो काउंसलर जो होता है वो इसमें आपको इस बात सुनता है आपका, और आपको खुद डिसीजंस लेना होता है, वो आपके बिहाफ पर नहीं लेता है। सेवेंथ क्वेश्चन आपका CRC पे था, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। वो आपके स्कूल्स में एकेडमिक्स, आपके नाम, आपके ग्रेड्स, आपके अकम्पलिशमेंट सब उस फाइल में लिखा जाता है, उसी को CRC बोलते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मैंने पॉइंट वाइज आपके लिए शॉर्ट में लिखे हैं, जितना शॉर्ट हो सकता है, ताकि आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकें और एग्जाम में खुद के लैंग्वेज में इसको बड़ा कर सकें अगर आप चाहो तो। पुअर मेंटल हेल्थ के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं कर रहा है, उसको नींद ठीक से नहीं आ रहा, ज़्यादा टेंशन कर रहा है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी अलग हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कंफ्यूज रहता है और डिसीजंस नहीं ले पाता क्योंकि वो सोचने में इतना परेशान रहता है, उसके आइडियाज़ क्रिस्टल क्लियर रहते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू नीड गाइडेंस प्रोग्राम इन द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली गाइडेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? अब जब सेकेंडरी स्टेज में एक चाइल्ड रहता है तो उसके बाद वो अपना फ्यूचर के लिए कॉलेज जाएगा या फर्दर अपना करियर के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर कोई एक ऑक्यूपेशन ऐसा कुछ चूज़ करेगा, तो गाइडेंस उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके लिए उसको राइट उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे वो किस तरह का सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है, जो उसका लाइफ टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है उसको। इसी टाइम पे स्टूडेंट्स अपने बाकी और एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इट्स लाइक वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि सेकेंडरी स्टेज पे गाइडेंस मिले बच्चों को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल लाइंग। इसको कंपल्सिव लाइंग भी बोलते हैं। इसमें एक बच्चे जिसका सेल्फ स्टीम लो होता है, वो खुद को कम समझता है, तो वो ऑलरेडी लोगों को बराबरी करने के लिए झूठ बोलता है। सेकेंडली, ऐसे बहुत सारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि जब बच्चे को मतलब डर लगता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे उनके पेरेंट्स नहीं समझेंगे, उनको ब्लेम करेंगे या उनको मार सकते हैं, तो इसलिए उनको हैबिट हो जाता है झूठ बोलने का कि ताकि वो बच सके पनिशमेंट से। या फिर कभी कभी वो अगर सोचते हैं कि अगर मैं सच बोल दूंगा अपने फ्रेंड्स को, पीयर्स को, तो वो हो सकता है हंस सकते हैं मेरे ऊपर, और उस एम्बैरेसमेंट और शेम से खुद को बचाने के लिए भी वो बहुत बार झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये उसका हैबिट बन जाता है, एंड देन ही और शी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। वो उसके लिए कंफर्टेबल हो जाता है और वो फिर डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता है कि सच बोला है कि झूठ बोलना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ लाइक वेरियस स्टेप्स ऑफ केस स्टडी मेथड। ये आपका बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, तो मे बी ये आपका आ सकता है एग्ज़ाम में। केस स्टडी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी हो सकता है या फिर कोई और टॉपिक पे भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है? डिटरमाइन एंड डिफाइन द केस। इस्टेब्लिश करना, फर्म फोकस होना चाहिए हम लोग का क्वेश्चंस पे और सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स जिस पे हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में। रिसर्चर इसमें इन्वेस्टिगेट करता है ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी को बहुत ज़्यादा डेप्थ में और अलग अलग वेराइटी ऑफ डाटा गैदरिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेप में गैदर डाटा को वो जो मतलब रियल लाइफ
केसेस के साथ एग्जामिन करता है डेप्थ में with the help of surveys, interviews, documentation, reviews, etc. थर्ड स्टेप इज़ प्रिपेयर टू कलेक्ट द डाटा। अब बहुत सारे डाटा जो मल्टीपल सोर्सेज में से कलेक्ट करता है वो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप इज़ कलेक्ट डाटा इन फील्ड। जो फील्ड से डाटा कलेक्ट करता है उसको वो जो बाकी सर्वेस के थ्रू भी कलेक्ट करता है उस दोनों को अलग रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे वो फील्ड डाटा में टेस्टिमनीज़ और बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे लेते हैं जो कि मतलब मे बी रिलेटेड हो बट डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। फिफ्थ स्टेप इज़ इवैल्यूएशन एंड एनालाइजिंग ऑफ द डाटा। थ्रू आउट इवैल्यूएशन वो ये सोचता है कि अगर कोई अभी भी उसको अगर कुछ एक नया हिंट मिल जाए या कुछ मिल जाए तो वो रेडी रहता है उस चीज़ को ऊपर स्टडी करने के लिए फिर से। और लास्ट है प्रिपेयर करना रिपोर्ट को। Sixth question is discuss and brief the symptoms and treatments of ADHD. This is also one of the most repetitive questions in your previous year question paper and it's important. ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Order। ये बच्चे जो होते हैं वो कहीं एक जगह पे शांत से बैठ नहीं सकते, ये हमेशा इधर से उधर करना रहता है। ये लोग मतलब बहुत लॉन्ग आवर्स तक फोकस नहीं कर सकते क्लास में, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनको एक जगह मन नहीं लगता। ये हमेशा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा बदमाश भी होते हैं बहुत बार क्लास में ये लोग। आप बोल सकते हो ये क्यूरियस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं, बिहेवियरल थेरेपी और कभी कभी CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मेडिकेशंस बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं इसके लिए, प्लस उनका काउंसलिंग भी किया जा सकता है ताकि वो लोग को ये पता चले कि व्हाट इज़ गुड बिहेवियर, व्हाट इज़ बैड बिहेवियर, और उनके जो पुअर बिहेवियर है उनको एलिमिनेट कर सके एक काउंसलर विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस, जब वो पॉजिटिव काम करे और एक अवेयरनेस स्प्रेड हो उस चाइल्ड को कि मतलब उसे ADHD है, एंड जब तक वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो उसका खुद सोल्यूशन नहीं खोज सकता है। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हेयर सॉरी। एंड एज आई टोल्ड यू डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको हर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में मिलेगा, तो आप ये टॉपिक क्लियरली प्लीज़ पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इधर आपको पूछेगा व्हाट इज़ मेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग या डीमेरिट्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, बट आपको पूछेगा ज़रूर। डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ना ये क्लाइंट सेंटर्ड नहीं होता, यहाँ पे काउंसलर आपके साथ बात करता है एंड वो ये सोचता है कि आप मेंटली अभी इतने ठीक नहीं हो या स्टेबल नहीं हो कि आप खुद डिसीजंस खुद ले पाओ, तो काउंसलर आपके बिहाफ में डिसीजन लेता है। बट नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है कि क्लाइंट सेंटर्ड है, आपका बात काउंसलर ध्यान से सुनता है, प्लस डिसीजंस आपको ही लेने पड़ते हैं। वो आपके बात सुनेगा, आपको साथ डिस्कस करेगा, बट डिसीजंस आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। तो इसलिए डायरेक्टिव काउंसलिंग इस टाइम से भी, क्योंकि जल्दी जल्दी डायरेक्ट मतलब काउंसलर ही आपको बता देता है कि आपको क्या करना है, बट यहाँ पे आप जब खुद डिसाइड करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा समझने के लिए। डायरेक्टिव में काउंसलर इज़ एक्टिव और नॉन डायरेक्टिव में काउंसलर इज़ पैसिव, और यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है डायरेक्टिव काउंसलिंग में, और नॉन डायरेक्टिव में इमोशनल एस्पेक्ट्स पे ये फोकस ज़्यादा करता है। फर्स्ट वाले में मेथोडोलॉजी डायरेक्ट है और सेकंड वाले नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में मेथोडोलॉजी इनडायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो काउंसलर आपको नहीं मतलब कैटर करता है, वो आपको हेल्प करता है, सुनता है, इनडायरेक्टली आपको हेल्प करने की कोशिश करता है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू। और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं।